climate change has been the most important phenomena this year. Like in this year, we have faced a lot of impact of climate change. इसकी वजह से हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा इसके बैड इफेक्ट्स हमें फेस करना पड़े हैं। काफी ज्यादा ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हुए हैं और काफी ज्यादा बेमौसमी बारिशें हुई हैं। और आप देखें अगर टेम्परेचर जो है वो उसके अंदर काफी ज्यादा ऑल्टरनेशंस जो है वो हमें देखने को मिली है। तो ये बेसिकली सारा कुछ जो है वो हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो ये सारे असरात दिखने को मिल रहे हैं और पूरी वर्ल्ड ने इसको फेस किया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो पानी की कमी जो है वो हमने फेस की है इसकी वजह से और पूरी दुनिया में फेस की गई है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज। वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर सर अजहर कुरैशी. He's working for Eco Conservation Initiatives (ECI), and he's also a member of Council for Capitalism with overall aims of transforming our economies and societies. Most welcome, sir. Uh, Thank you so much for joining us. You can just continue your session on this. स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले करा दिया था। मेरा नाम अजहर कुरैशी है एंड आई एम वर्किंग फॉर इको कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। और इसके अलावा मेरा बड़ा लिंक है एस्टेब्लिश काउंसिल फॉर इंक्लूसिव कैपिटलिज्म के साथ। आज का जो हमारा वेबिनार है इसका टाइटल है इंक्रीजिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी लाइवलीहुड्स। ये आज का जो वेबिनार है, this is linked basically to a seminar that we conducted at Khanpur Dam near Islamabad. तो उसमें ये सब लोग आपके कम्युनिटी के आए थे, जिसमें CSSP के भी लोग थे। तो उसमें बड़ी हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी इस टॉपिक के ऊपर। और हमने इसमें मजीद जो फोकस किया है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी लाइवलीहुड्स के ऊपर। जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस वेबिनार में यूथ की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है इसको सिंपल रखें ताकि सब लोग जो है इसको आसानी से समझ सकें। अच्छा, आज के जो हमारे मेन कंटेंट्स हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है। नेक्स्ट नंबर है इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कम्युनिटी लाइवलीहुड्स। थर्ड है बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग डाइवर्स रेंज ऑफ कम्युनिटी लाइवलीहुड्स। फोर्थ है कोल बेस्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और फिफ्थ है क्लाइमेट लीडरशिप एंड CSR फॉर कम्युनिटी रेजिलिएंट डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हम फोकस करेंगे। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है कि पार्टिसिपेंट्स अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं इसमें, तो बार बार जो है वो बीप की आवाज़ आ रही है। मैं किशोर से उसकी टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज़ पूरी तरह से समझ आ रही है? Yes, sir. You are audible. Clearly, you are audible. दैट्स गुड, दैट्स गुड। जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो ये जो हमारे मेन कंटेंट्स हैं, 4-5 इसमें हमारे आज के मेन कंटेंट्स हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और हमने कोशिश की है कि टर्मिनोलॉजी सिंपलेस्ट रहे ताकि हमारे यूथ जो है इसको इजीली पिक कर लें और इसको जो है बाद में अपने एक्शन एजेंडा में भी शामिल कर सकें। ये सिर्फ ये नहीं है कि आज हम जो है यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जो है फिर वेबिनार खत्म और बात खत्म। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने कोशिश करनी है कि आज की हमारी जो लर्निंग है इसको हम अपने एक्शन एजेंडा में शामिल करें, जिस तरह की हमने लास्ट टाइम भी ये कोशिश की थी कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसमें जब हम क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से समझ लें पहले। फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड इज क्लाइमेट चेंज एंड थर्ड इज नेचुरल इकोसिस्टम। Natural environment is basically the existing condition at a place where any living thing can live or operate. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जी इस वक्त आप जहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, तो मेरे ख्याल में आप सब लोग समझते हैं, आप कहेंगे कि जी हम इस वक्त किसी अगर रूम में बैठे हुए हैं तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट वो है जहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पे। इसके अलावा आपको कोई लाइट भी आ रही है कि किसी तरफ से, अगर दिन का वक्त है तो
अगर रात का वक्त है तो आपको आर्टिफिशियल लाइट जो है वहाँ पे आ रही है, और साथ साथ आपके माहौल में अगर ट्रीज हैं तो उनकी एयर भी आप ले रहे हैं, फ्रेश एयर। तो इन तमाम चीज़ों को हम कोलेक्टिवली कहेंगे एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें अभी मैं और आप बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कहते हैं कि जब एक लंबे अरसे तक कोई वेरिएशन आ जाए एनवायरनमेंट में तो हम कहेंगे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सपोज करें कि आज से 50 ईयर्स पहले जो एनवायरनमेंट था आजकल वो एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है 50 ईयर से, और इसमें जो है ग्रेजुअली एनवायरनमेंट हमारा गर्म हो रहा है, और हम ये कहते हैं कि जी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। और इस चेंज को जो है न सिर्फ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि इस चेंज जो है इसके हमारे न सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के ऊपर बल्कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है और इन चीज़ों को जो है हमने देखना है। और तीसरे नंबर पे है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम है कि दिस इज अ यूनिक हैबिटेट वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज डेजर्ट, मैरीन लाइफ, वाटर, सॉल्ट, सॉइल एग्जिस्ट एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो कोई भी एनवायरनमेंट जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर रही हूँ और उनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये यहाँ का एक नेचुरल इकोसिस्टम है। जिस तरीके से आपने ये तस्वीर देखी है एक एनवायरनमेंट की यहाँ पे लगी हुई है, तो इसमें हम कहेंगे कि इस एनवायरनमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ एग्जिस्ट एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देयरफॉर वी कॉल इट एज नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये हमारा एक नेचुरल इकोसिस्टम है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग। आजकल आप ये टर्मिनोलॉजी सुन रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी बड़े बूढ़े से पूछें कि आज से 50 ईयर बिफोर जो टेम्परेचर था, जो एनवायरनमेंट था, जो आपका एग्जिस्टिंग कंडीशन थी वो कैसी थी और आज 50 ईयर के बाद कैसी है, तो वो कहेगा वो बड़ी तब्दीली आ गई हुई है काफी ज्यादा। पहले इतना गर्मी नहीं होती थी जितना जो है वो गर्मी आजकल हो रही है। तो इस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है और इसको हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज हो रही है। और साथ साथ हम देखेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज ये क्यों हो रही है। बेसिकली इसकी जो बुनियादी वजह है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, आगे हम चल के ग्रीन हाउस इफेक्ट को मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें यह है कि ह्यूमन बीइंग्स की वजह से हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में जो गैसेस निकलती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है जो लाइफ स्टॉक से निकलती है, इस तरीके से क्लोरोफ्लोरो कार्बन हैं जो रेफ्रिजरेटर से और मुख्तलिफ इक्विपमेंट से निकलते हैं, हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हैं उससे गैसें निकलती हैं। तो इस तरह की गैसेस जब ऊपर निकलती हैं, उठती हैं ऊपर हमारे माहौल में, तो इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि सूरज की रोशनी जो है, जो वार्मथ है, इसको ये ट्रैप करना शुरू कर देती है। जब इसको ट्रैप करती है तो वहाँ उस खास एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जब किसी एक इलाके में हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी इलाके में हो रही है, ये पूरी दुनिया में जो है इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ये दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन गई हुई है, इसी तरीके से जो हमारी माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं ये भी पूरी दुनिया में फैल रही है। एक जगह पे अगर एक कंट्री रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने में, तो इसका मतलब है कि उसके असरात पूरी दुनिया में बढ़ेंगे और सब लोग इससे जो है इफेक्ट होंगे। तो हमने इस ग्लोबल वार्मिंग को न सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है बल्कि इसको कंटेन करने की कोशिश करनी है कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये एक ग्राफ अगर आप देखें, इसको सिंपल तरीके से समझें, तो ये 1880 से लेकर तकरीबन 1940 के दरमियान जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर था वो तकरीबन माइनस में था। लेकिन जो ही 1940 का दौर शुरू हुआ, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना शुरू हुई हमारे इस माहौल में, इस दुनिया में, तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये आपको रेड लाइंस में नजर आ रहा है, ये ग्रेजुअली जो है ये बढ़ना शुरू हो गया। और 2020 में आप देखें कि तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका हुआ था। और आजकल जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हुआ था
पेरिस एग्रीमेंट, उसमें ये बात तय हुई थी कि जी हम कोशिश करेंगे कि दुनिया के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ने चलेंगे। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 2020 तक दुनिया का टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले पहुंच चुका हुआ है, और अभी भी इसकी जो रफ्तार है, इसकी बढ़ने की सलाहियत जो है वो बढ़ रही है, ग्रेजुअली हो रहा है। हमने एसडीजीज भी शुरू किए हुए हैं जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें भी हमारी कोशिश है कि हम दुनिया के टेम्परेचर को एक खास लिमिट तक महदूद रखें। लास्ट ईयर जो हमारी क्लाइमेट चेंज की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि हमने क्लाइमेट चेंज को मेंटेन रखना है, इससे आगे 1 डिग्री या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम से आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन हम अभी तक इसमें फेल हो रहे हैं। दिस इज वेरी मच अलार्मिंग। ह्यूमैनिटी एक्शन नहीं ले रहे। ये हमारी कलेक्टिव सुइसाइड होगी अगर हमने इसको मैनेज ना किया। और उसके मैनेज करने के लिए हम में से हर इंडिविजुअल पे ये लाजमी है कि वो क्लाइमेट एक्शन ले। और क्लाइमेट एक्शन लेना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसे ऐसे इकदाम करें, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करें जिसमें हमारी गैसेस जो है माहौल में वो कम से कम निकले। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को मेंटेन कर लेते हैं, इसको ज्यादा नहीं निकलने देते, हमारे एटमॉस्फेयर में ये नहीं जाती, तो हम इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली इसको जो है हम मैनेज कर लेंगे क्लाइमेट चेंज को। अभी तक भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। चलें ठीक है, अच्छी बात है, जहाँ तक वो समझ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो ये जो है अब हम 2020 से लेके 2023 तक या का ये एक बड़ा अलार्मिंग स्टेज पे हम पहुंच चुके हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि ये जो है ये कोड रेड, ह्यूमैनिटी के लिए कोड रेड का उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है कि वी हैव रीच टू द पॉइंट वेयर वी कैन से दैट वी आर टचिंग कोड रेड, कि हम खतरे की आखिरी घंटी तक पहुंच चुके हुए हैं। और अभी भी हमने इसको ग्लोबल वार्मिंग को मैनेज ना किया तो क्लाइमेट चेंज इस तरीके से बढ़ती रहेगी और दुनिया के जो हालात हैं वो मजीद खराब होने शुरू हो जाएंगे। और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है, जो डिजास्टर की फॉर्म में अपियर हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो मजीद तेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। इसको हमने ना सिर्फ समझना है बल्कि इसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से दूसरा एक ग्राफ है, आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, ये गिलगित का है। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के एरिया जो है पाकिस्तान में, ये बड़े ठंडे इलाके शुमार किए जाते हैं। वहां पे भी आप देखें 1950 से लेके 2010 का तक का ये ग्राफ मेरे पास पड़ा हुआ था। इसमें जो है टेम्परेचर ग्रेजुअली वो बढ़ रहा है। और अभी भी जब मैं लास्ट ईयर 2 साल 3 साल पहले गिलगित में गया था तो मुझे लगा कि जैसे मैं कराची में आ गया। तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इतनी बढ़ चुके हुए हैं, अर्बनाइजेशन गिलगित सिटी में इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है और गाड़ियों का धुआं इतना ज्यादा हो चुका हुआ है कि वहाँ टेम्परेचर जो है वो और बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया हुआ है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए और हम सब के लिए ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको मैनेज करने की जरूरत है, कंटेन करने की जरूरत है। सॉरी, मेरी आवाज सबको समझ आ रही है? मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? यस सर, इट्स क्वाइट क्लियर। ठीक है, सर काइंडली देख लीजिएगा, अगर कोई पार्टिसिपेंट वेट कर रहे हैं तो उसके उनको बाद भी ये ऐड है, कर लीजिएगा। मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड जो भी आ रहा है मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमें देखना है कि व्हाट ट्रिगर्स एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसमें जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सी गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, वो जब उनकी मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें रिस्पॉन्सिबल है हमारी डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जो जंगलात हैं, जो दरख्त हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर अखराज करते हैं उसका। तो जब हमारी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए वो मैकेनिज्म नहीं रहेगा, तो उसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दूसरा फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान जो है ये इस जमीन पे बहुत बड़ा प्रीडेटर है, इसने हर चीज को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। इसमें हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, इस पूरे एनवायरनमेंट को इसने खराब करना शुरू कर दिया। और एज ए रिजल्ट
ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसमें पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी मिकदार तेजी से बढ़ रही है। तीसरा, जो जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस का अखराज बढ़ता जाएगा, हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस बढ़ती जाएंगी, हमारे जो लैंड यूज चेंज के पैटर्न है वो भी उसी हिसाब से बदलते रहेंगे और ये गैसों की तादाद बढ़ती रहेगी। इसके अलावा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री जो है आपने देखा कि ग्रेजुअली दुनिया में जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। ज़ाहिर है जहाँ भी इंडस्ट्री होगी उसमें गैसेस का अखराज ज़्यादा होगा। वो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुकी हुई है कि हम इस बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसेस को विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं कर रही। जब उसको फॉलो नहीं करेगी तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और हमारे माहौल में ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और गर्मी बढ़ेगी और ह्यूमन पॉपुलेशन और प्लांट लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है नेचुरल गैस, कोल और ऑयल, इनका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जो ही पॉपुलेशन बढ़ेगी हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और उसमें नेचुरल गैस भी ज़्यादा बढ़ेगी। लोगों को चूंकि हीट के लिए, उनको खाने पकाने के लिए, उनको सर्दियों में वार्मथ के लिए गैस चाहिए, वो जलाएंगे तो उससे जो है वो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे इसी तरह से बाद इलाकों में लोग कोल जलाते हैं और हमारे पाकिस्तान में आपने देखा कि कोल के प्लांट जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। चाइना ने अपने मुल्क में कोल के प्लांट्स कम करने शुरू कर दिए, बाकी मगरबी मुल्कों ने वो भी कम करने शुरू कर दिए। लेकिन हमने क्या किया कि हमने जो और ज़्यादा करने शुरू कर दिए, वो इसलिए कि हमारे पास थर में कोल के ज़खायर जो है वो बड़ी मिकदार में हमने दरियाफ्त कर लिए और हमारी कोशिश है कि हम ऐसे एनर्जी हासिल करें। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या पाकिस्तानी लोग हैं उनकी एक अपनी लॉजिक है। वो कहते हैं कि जी बाकी दुनिया ने कोल, गैस और ऑयल को इस्तेमाल करके बहुत डेवलपमेंट की है एनर्जी इस्तेमाल करके, तो हम जो है वो क्यों ना करें। हमारे पास एक अल्लाह ताला की नेमत आई है, कोल हमारे पास दरियाफ्त हुआ, हम भी तो इसको इस्तेमाल करें। जब बाकी ममालिक ने इसको इस्तेमाल कर लिया तो हमें करना चाहिए। बात तो हमारी सही है, लेकिन कोल की वजह से, गैस की वजह से और ऑयल की वजह से जो क्लाइमेट चेंज में इम्पेक्ट हुआ है इतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको जो है वो मैनेज करना वो बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है। तो इसलिए जो है बाकी दुनिया ये कहती है कि जी हमने तो नुकसान कर लिया, लेकिन अब हमें साइंटिफिकली मालूम हो चुका हुआ है, ये बात प्रूव हो चुकी है कि गैस, कोल और ऑयल जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा कर रहे हैं। हमने अब इसका इस्तेमाल कम कर दिया है, तो बजाय इसके कि आप इसको मजीद आगे बढ़ाएं या शुरू करें, आप भी कोल, गैस और ऑयल को आहिस्ता आहिस्ता कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिस तरह से हमने किया है। लेकिन जाहिर है कि हमारे पास इतने बड़े ज़खायर निकल आए हैं, हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग जो है इस पे अमल करने के लिए अभी तक तैयार नहीं। लेकिन अगर तैयार नहीं भी है तो कम से कम ये कर सकते हैं कि इस सारे प्रोसेस में, कोल के इस्तेमाल के प्रोसेस में या गैस के इस्तेमाल के प्रोसेस में या ऑयल के इस्तेमाल के प्रोसेस में हम ऐसे ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी हुई है। हम टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल को करके इनके इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं या इन गैसेस के इम्पैक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी हो रही है कि बहुत सी ऐसी गैसेस जिसको ओजोन गैसेस कहते हैं, जो खासतौर पर रेफ्रिजरेटर और दूसरी इंडस्ट्री से निकलती हैं और इवन आपके कोल पावर प्लांट से भी ये गैसेस निकल रही है। तो ये गैसें निकल के ऊपर हमारी जो ओजोन की एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसको भी ये तबाह कर रही है। जब उसको ये तबाह कर रही है तो उससे ये होता है कि जो सन की डेंजरस रेज है स्पीड पे बढ़ रही है, उसका ये हो रहा है कि ना सिर्फ कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा कर रही है, बल्कि वो ह्यूमन बीइंग्स और दूसरी एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ में वो बहुत से मसाइल पैदा कर रही है, उनमें बहुत सी डिसीजेस क्रिएट हो रही है। गो के ह्यूमन बीइंग ने, लोगों ने, हमारे मुख्तलिफ इदारों ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत कोशिश की है कि ओजोन लेयर को कम किया जाए और किसी हद तक ये कोशिशों में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन पूरी तरह इसमें हमें अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। और जो है अभी तक ये ओजोन लेयर के डिस्टर्ब होने का प्रोसेस
अभी तक जो है वो कंटिन्यूड है, वो जारी है। तो इसको भी हमें रोकना पड़ेगा। तो ये ऐसे चंद ट्रिगर्स हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को मजीद इंक्रीज कर रहे हैं। इनको न सिर्फ हमने समझना है बल्कि इनको कम करने की हमने कोशिश भी करनी है। ग्लोबल वार्मिंग, ये आपने पिक्चर देखी, इस पिक्चर में आप देखेंगे हमारा प्लेनेट जो है, वी हैव वी हैव द वन एंड ओनली प्लेनेट इन दिस यूनिवर्स। ये बात अब तक की जो साइंसी तहकीक हुई है उसमें प्रूव हो चुकी हुई है कि हमारी कायनात में सिर्फ अब तक जो जमीन दरियाफ्त हुई है वो एक ही जमीन है। हमारे पास एक जमीन है जिसमें सारी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है और जिंदगी का दौर दौरा है। और इस जमीन को हमने जलाना शुरू कर दिया। ये यूं समझे जैसे मैंने पहले एक वर्ड यूज किया था कि वी आर जस्ट प्राउन टू कलेक्टिव सुइसाइड, कि हमने ऐसे ऐसे अवामिल शुरू कर दिए हुए हैं कि हमारी जमीन का टेम्परेचर इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये जमीन जल रही है। हमने इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है ताकि ये जलने का प्रोसेस जो है ये कम हो और हम अपनी जमीन को बचा सकें, जमीन के ऊपर जो ह्यूमन लाइफ है इसको बचा सकें, इसके अलावा प्लांट लाइफ को बचा सकें, एनिमल लाइफ को बचा सकें, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा सकें। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो हम सब ने मिलकर करनी है। जिस तरह के हमें बताया गया था कि हमारे इस थर्ड लीडरशिप अलायंस में एक बहुत बड़ी तादाद यूथ की भी है। तो आपने देखा होगा कि ग्रेटा थनबर्ग और इस तरह के दूसरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं बहुत से ममालिक में, जो यूथ है वो क्लाइमेट चेंज को स्टेबलाइज करने में बहुत एक्टिवली, बल्कि प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। तो हमारे यूथ जो है वो पीछे क्यों, हमें क्यों पीछे रहना है? हमने भी बढ़ चढ़ के आगे जाना है ताकि हम इस प्रोएक्टिव मूवमेंट में तेजी से जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, काम करें और क्लाइमेट चेंज को स्टेबलाइज करने में अहम किरदार अदा करें। हमारी आवाज़ जो है वो हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, मीडिया तक पहुंचनी चाहिए, एकेडमी तक पहुंचनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को आप साथ लेके जा सकते हैं। और हमारे पास बहुत सी दुनिया में एग्जाम्पल मौजूद है कि यूथ जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि पाकिस्तान की 60% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त यूथ पे कंसिस्ट कर रही है। थोड़ी देर तक ये मुझे बता रहा है कि 10 मिनट के बाद ये हमारा जो जूम है ये टर्मिनेट होगा। फिर अब अगर ये टर्मिनेट हो जाता है फिर आपने दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करके फिर दोबारा आ जाना है इसी सेम लिंक पे। अच्छा, तो हमारे यूथ जो है इनमें बड़ा पोटेंशियल है। अगर हमारे यूथ चाहे तो ये मिल के क्लाइमेट चेंज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये मेरा कॉल है, शुरू से मैं ये कहता हूँ। ये सिर्फ मेरा कॉल नहीं है बल्कि बहुत से दूसरे लोग जो हैं वो भी यही कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बशर्ते के हमारे अंदर ये कमिटमेंट हो, इस बात की कमिटमेंट हो कि हम चेंज ला सकते हैं, हम एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं इस दुनिया में। और ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे एक्शंस हैं जो हर आदमी को, हर शख्स को इंडिविजुअली वो करने हैं और उससे हम जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस कम कर सकते हैं। वो सारे छोटे छोटे जो अवामिल हैं वो इतने आम है कि इसका हर हर एक को पता है। अच्छा, इसमें हम मजीद थोड़ी सी तफसील में जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग करता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारी जमीन पे जो ग्रीन हाउस गैसेस है कि मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है। ये गैसेस इंडस्ट्री से भी निकल रही है और कोल पावर प्लांट जो है थर का आपका उससे भी निकल रही है। और इसके और भी बहुत से जराए हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, इन सब चीजों से निकल के ये हमारी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहे हैं। और इस पिक्चर से भी आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि ऊपर सन की रेज पड़ती है तो हमारी एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ती है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में जो है आजकल हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। ये सनलाइट को ट्रैप कर रही है और जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो है ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज का एक स्मूथ प्रोसेस था वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। अब हम जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उसका हमें सामना करना पड़ रहा है। इन एक्सट्रीम इवेंट से बचने के लिए हमने जो है कुछ इकदाम करने हैं। अच्छा, इसको मजीद आगे बेहतर तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने समझ लिया, उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैसे हो रही है। फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
जो हमारा एनुअल टेम्परेचर है, जो मैंने आपको 2-3 ग्राफ दिखाए थे, उसमें एनुअल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। उस एनुअल टेम्परेचर का माउंटेन्स पे भी इफेक्ट हो रहा है, प्लेन्स और डेजर्ट पे भी इफेक्ट हो रहा है, हमारे कोस्टल बेल्ट जो है उनके भी इफेक्ट हो रहा है। आप फर्ज करें माउंटेन को ले लें, इसमें माउंटेन्स के ऊपर जब जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो जब पिघलते हैं तो फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, बड़े बड़े तोदे गिरते हैं, और उससे जो है ये सारे मसाइल पैदा शुरू होना शुरू हो जाते हैं। और प्लेन्स में वही फ्लैश फ्लड्स पहुंचना शुरू हो जाते हैं, और जिस वक्त ये सारे फ्लड आना बंद हो जाएंगे, हमारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तो फिर ड्राउट शुरू हो जाएगी। ड्राउट शुरू होने के बाद माइग्रेशन का प्रोसेस भी शुरू होगा कि जिन इलाकों में खुश्क साली होगी, फसलें नहीं हो सकेंगी, इंसान जानवर मर रहे होंगे, तो लोग वहां से कोशिश करेंगे कि माइग्रेट करके नकल मकानी करके एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाएं। अगर दूसरे इलाके में जाती है तो ये भी हो सकता है कि वहाँ उनको रहने की जगह तो मिल जाए, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से एपिडेमिक्स शुरू हो चुकी होंगी, उसका सामना करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे जो कोस्टल बेल्ट्स हैं, इनमें साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, इसमें ड्राउट, जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एपिडेमिक्स भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे इन तीनों एरियाज में जो है वो हो रही है। फिर इन्हीं इफेक्ट की वजह से हमारी एग्रीकल्चर और लाइफ स्टाइल इफेक्ट हो रही है। इसमें एग्रीकल्चर में हमारी जो एग्रीकल्चर की पैदावार है पर एकड़ वो कम हो रही है। फिर जब खुश्क साली शुरू हो जाती है तो फसलें नहीं होती हमारी। फिर ये होता है कि जब हबस पैदा हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उसमें पेस्ट एंड डिसीज का अटैक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उससे भी जो है वो ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सेकंड है कि हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, कि जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो ड्राउट होगी। अगर ग्लेशियर अभी नहीं पिघले, तेजी से पिघल रहे हैं, तो फ्लड्स आएंगे। फ्लड्स आएंगे तो जिन इलाकों में फ्लड्स बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो वहां पे माइग्रेशन होगी, लोग उन इलाकों से माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में जाएंगे। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बड़ी तेजी से डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसमें जो है ह्यूमन सेटलमेंट वो डिस्टर्ब हो रही है, हमारी इंडस्ट्री जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स की वजह से। क्लाइमेट इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स जो है उनका डिजास्टर की फॉर्म में हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। इन सब चीजों की वजह से ह्यूमन हेल्थ वो इफेक्ट हो रहा है, हमारी फूड सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है, एनर्जी इश्यूज जो है वो बहुत तेजी से क्रिएट हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को समझने से हमें आसानी से पता चल सकता है कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उनका मुख्तलिफ सेक्टर्स में या मुख्तलिफ एरियाज में कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे उससे डिस्टर्बेंस हो रही है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ और हमारा इकोसिस्टम एज ए होल किस तरीके से जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इन क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स की वजह से ड्राउट्स एक बहुत बड़ी अलामत है, एक बहुत बड़ा खतरा है। जब हमारे ग्लेशियर जितना तेजी से पिघल रहे हैं तो फ्लैश फ्लड्स के बाद ये ड्राउट्स शुरू हो जाएगी, और सबसे ज्यादा ड्राउट शुरू होनी है आपके जनूबी इलाकों में, जिसमें बलूचिस्तान है और सिंध के बाद इलाके जो है वो शामिल है, जो कि अब भी बाज़ औक़ात कुछ इलाकों में ये फिनोमेना अपीयर हो जाता है। फ्लड्स हैं, इस साल जो है हमने पिछले साल हमने देख लिया है कि फ्लड्स का कितना डिजास्टर रहा है, कितना नुकसान हुआ है, और कौन कौन से हमारे सेक्टर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, और साथ साथ जो हमारे लाइवलीहुड्स हैं कम्युनिटीज के वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। फिर इसके साथ साथ हुरिकेन्स आते हैं, और इसके अलावा अदर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं समुद्रों में वो आते रहते हैं। तो इससे जो है ये सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो रही हैं। इसकी डैमेजेस जो हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स के, ये हमारी क्रॉप्स के ऊपर, उसके अलावा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमारी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर, और हमारे जो इकोनॉमी है एज ए होल, हमारी रूरल इकोनॉमी जो है वो इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये इतने डैमेजेस हो रहे हैं कि ये बाज़ औक़ात हमारी पहुंच से दूर है, और ऐसे लगता है जैसे हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसमें यूथ का सबसे बड़ा रोल है। यूथ कैन क्रिएट अ बिग चेंज, लेकिन उस वक्त जब आपके अंदर एक पूरी तरह डिटर्मिनेशन हो,
आप इस आवाज को बुलंद कर सकें, मीडिया में एक्टिवली इस मैसेज को पहुंचा सकें, आप अखबारों में लिखें, आप रेडियो में जाएं, आप टेलीविजन पे ये प्रोग्राम करें, आप इस तरीके से इस तरह के और वेबिनार करें, और इस तरीके से जो है हम चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आपके पास इलाकों में जो इस पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे यूथ बैठे हैं, अगर उनके पास इंटरनेट में कोई इंटरफेरेंस है, कोई डिस्ट्रप्शन आ रही है, तो घबराएं नहीं। इस प्रेजेंटेशन की कॉपी मैं थर्ड लीडरशिप अलायंस को भी भिजवा दूंगा, वो आपको बाद में भी ये आपसे शेयर कर देंगे। फिर आप इन चीज़ों को सामने रख के यही मैसेज आप आगे लोगों तक जो है वो आप पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आता है सवाल प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी लाइवलीहुड्स। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी के पास, हमारे लोगों के पास लाइवलीहुड्स के मुख्तलिफ जराए हैं। मसलन अगर मैं आपके सिंध के मिसाल लूँ या आपका थरपारकर के इलाका है उसकी मिसाल लूँ कि जी यहाँ पे लाइवलीहुड्स किस किस्म की है, तो मैं देखूंगा कि ये इनके पास एक तो ये है इमीडिएटली एग्रीकल्चर ये लोग कुछ करते हैं। इसके अलावा ये लोग लाइफ स्टॉक भी पालते होंगे, ये भी होता होगा। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे जो फ्रूट प्लांट होंगे इसकी प्रोसेसिंग भी करते होंगे, फ्रूट ड्राइंग भी करते होंगे, वेजिटेबल ड्राइंग भी कर लेते होंगे। अगर यहाँ पे कोई हनी बी होती है तो हनी बी की फार्मिंग भी कर लेते होंगे। तो बुनियादी तौर पे ये चंद ऐसी चीजें हैं, ज्यादातर जो एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड्स हैं इन लोगों के पास। तो इससे ये महसूस होता है कि इन लोगों के पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं लाइवलीहुड की, जो कई सालों से ये लोग सिर्फ वही लाइवलीहुड ऑप्शन जो है उनके ऊपर अमल करके अपनी रोटी रोजी जो है वो कर रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इको टूरिज्म भी है, अगर इसको डेवलप कर लें तो लाइवलीहुड का एक और ऑप्शन हो सकता है। फॉरेस्ट्री अगर यहाँ पे नहीं भी है तो फॉरेस्ट्री भी यहाँ पे की जा सकती है। वो इस तरह से होगा कि आप क्लाइमेट चेंज को ग्रेजुअली स्टेबलाइज करें, वाटर पॉन्ड बनाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ी बहुत लेवल पे एग्रो फॉरेस्ट्री या सोशल फॉरेस्ट्री वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपकी लाइवलीहुड बन जाएगी, फॉरेस्ट्री बेस्ड लाइवलीहुड आ जाएगी। फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली इलाके में एक ही तरह की लाइवलीहुड लोग कर रहे हैं काफी सालों से, तो उस तो उससे जो है ये होगा कि अगर हमारे पास क्लाइमेट इंड्यूस्ड इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो हमारे कोशिश करें इन हालात में जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो किसी भी एक इलाके में हमारे पास एक से ज्यादा लाइवलीहुड्स के ऑप्शन, मतलब ये कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्सेज जो है वो हमारे पास हो, तब जो है वो हम बेहतर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, अपनी जो लाइवलीहुड्स है उनको बेहतर तौर पे आगे ले जा सकेंगे। जो एग्रो इकोलॉजी और फूड पे पढ़ रहे हैं उससे जो है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो साल हर साल से वो कम हो रही है, उसकी खुराक की क्वालिटी भी कम हो रही है, उसमें हमारी जो जमीन के ऊपर वाली तय है वो खराब हो रही है, उसमें जो हमारे लोकल क्रॉप वेराइटीज हैं वो खत्म हो रही है, और उससे ये हो गया है कि हाइब्रिड वो आना शुरू हो गई है। जो जो हमारे पास बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं मौजूद वो कम होना शुरू हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है हमने अंडरस्टैंड करना है, और साथ साथ लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फाना फाउंडल जेनेटिक डाइवर्सिटी वो कम हो रही है कि जिस इलाके में जब भी प्लांट एनिमल लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि वहाँ की जो जेनेटिक्स है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। सर और सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो आर हमारी वेटिंग, सर काइंडली उनको अलाउ कर दें। मान लो कल्चरल क्रॉप्स, सॉरी सम ऑफ द आप पार्टिसिपेंट्स कुछ आर कह रहे वेटिंग, हैं? सर सम ऑफ द पार्टिसिपेंट आर वेटिंग, काइंडली अलाउ कर दें। ठीक है, मैं देखता हूँ, इधर मेरे पास अपियर नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें, मैं उनको कहता हूँ रीज्वाइन करें। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अनप्लैंड ओवर ग्रेजिंग हैज लेड टू डिग्रेडिंग पास्चर्स, और जो हमारे चराने के मवेशी चराने के तरीके कार हैं वो बड़े अनसस्टेनेबल है। उससे ये हो रहा है कि हमारी जो पास्चर्स हैं, जो चरागाहें हैं, वो खत्म हो रही हैं। पिछले दिनों 2-3 महीने पहले जब मैंने एक ट्रेनिंग कंडक्ट की थी
हैदराबाद में, जिसमें आपके सुजावल और ठट्ठा के लोग थे, तो पता चला कि सिंध का डेल्टा जो है वो काफी तेजी से खत्म हो रहा है। वहां पे जो मवेशियों का मुस्तकबिल है वो खत्म हो गया, इंसानों की रोजी के जराये जो है वो खत्म हो रहे थे। इसलिए हमें डेल्टा को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। फ्लड्स, ड्राउट एंड साइक्लोन्स डैमेजिंग द लैंड रिजल्टिंग इन sluggish प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, इससे जो है हमारे लाइवलीहुड के जराये वो बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, और मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो सीरियस थ्रेट पोज कर रहे हैं। ये इस तरह शुमाली इलाके जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, वहाँ पे ये यॉक वहाँ पे पहले बहुत ज्यादा मिलते थे, आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलते। इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। ये वहाँ पे लोगों को फूड प्रोवाइड करते थे, मीट का एक बहुत बड़ा जरिया था और मिल्क का जरिया थे। तो ये चीजें जो है उन इलाकों में कम हो रही है। तो वो इफेक्ट हो रही है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तेजी से डैमेज हो रहा है। जिस तरह आपने देखा कि इस दफा का जो फ्लड आया था, ये नॉर्दर्न एरिया से शुरू हुआ, कालाम से बहुत से होटल तबाह हुए, ब्रिजेस जो है वो खत्म हो गए, लोगों के घर तबाह हुए। उसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वो जो है वो काफी इफेक्ट हुई। अच्छा, उसके अलावा जो है ये हाइड्रो पावर प्लांट्स हमारे जो लगे हुए थे वो डिस्टर्ब हुए। जब वो डिस्टर्ब हुए तो हमारे पास एनर्जी का क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया। वाटर सप्लाई लाइंस जब तबाह हुई तो हमारे पास पीने के पानी के जराये खत्म हो गए। कम्युनिकेशन टावर्स हमारे डिस्टर्ब हुए, तो हमारे पास एक दूसरे के साथ रब्ताकारी का जो अमल जो है वो खराब हो गया, वो बिगड़ गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम जब तक क्लाइमेट चेंज को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों से जान नहीं छुड़ा सके। उसके बाद इस तरह पार्टिसिपेंट्स काइंडली वेट करें, सर रिज्वाइन कर रहे हैं। सर के इंटरनेट की इशू की वजह से ड्रॉप हो गए। शान, जिसका भी एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन तो आप काइंडली इसको नोट डाउन कर लें। जैसे ही हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स खत्म होंगी और हम देन जो है क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा लास्ट में, ठीक है? सर प्लीज कंटिन्यू। जी स्टेशन तेजी से हो रही है। इसमें हमारी जो वेजिटेशन है वो खत्म हो रही है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो खत्म हो रही है। प्रीशियस ट्री स्पीशीज जो है वो खत्म हो रही है। उसके अलावा ग्लेशियर जिस तरीके तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, उससे जो नुकसान हो रहा है वो सबको इसका पता है। इसमें फ्लड आ रहे हैं, और ग्लेशियर लेक बस्ट होने की वजह से जो शुमाली इलाके जाते हैं उनमें बहुत तबाही हो रही है। अगर ये माउंटेन ग्लेशियर इस तरीके से पिघल के या ये कम होगा तो इंसानी जिंदगी जो है उसके खत्म होने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये आप सबको पता है कि जल्द की बीमारियां तेजी से फैल रही है, और इसके अलावा जो है बस की वजह से और बहुत से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं। और उसमें जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से और जो मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव लेयर जो तबाह हो रही है, उससे जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे कैंसर पैदा हो रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से जो है सारा डिस्टर्बेंस हो रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। उसमें हमने देखा कि 2005 से लेके अब तक जो है वो क्लाइमेट चेंज में काफी तेजी आ चुकी हुई है। रेनफॉल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है, वो के कुछ इलाकों में ज्यादा हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ग्लेशियर डिफॉरेस्टेशन तेजी से बढ़ चुकी हुई है,
और इसका जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है वो तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद है हमारा लीडरशिप का रोल। अच्छा, हम देखते हैं कि लीडरशिप क्या चीज है। बहुत लोग कहते हैं कि लीडरशिप लीडर लीडर और बॉर्न, ये बात गलत है। लीडर जो है वो बॉर्न नहीं होते। लीडर पैदा होने के बाद उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको अगर उनकी मेंटोरशिप की जाए, उनके ऊपर तवज्जो दी जाए, उनको तरीकाकार सिखाया जाए, उनको एक ट्रेनिंग दी जाए, तो तब वो हर बंदा जो है एक कामयाब लीडर बन सकता है। तो इस तस्वीर में आपने देखा होगा कि एक कश्ती में कुछ लोग हैं, वो आगे इस चीज का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि हमने जितने पौधे लगाए थे वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये हमारे माहौल में इन इन चीजों को अ, वो देख रहे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जी अ, ये लीडरशिप का जो है वो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, काफी सारे लोग और भी आ रहे हैं माशाल्लाह, मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, जब हम कहते हैं कि क्लाइमेट लीडरशिप क्या चीज़ है, तो क्लाइमेट लीडरशिप है कि इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ actions by a leader for better environmental management in a way that the climate process is stabilized। हर वो बंदा जिसको ये फिक्र हो कि मैंने अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है, अपनी क्लाइमेट चेंज को स्टेबलाइज करना है, तो हम कहेंगे कि ये क्लाइमेट लीडर है। ठीक है, ये हैंग हो रहा है, बेहतरीन कामयाब लीडर है। उसने एक चेंज लाने की एबिलिटी, वो कल्चर को अंडरस्टैंड करता हो, वो परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करता हो, उसमें इनोवेशन, उसमें वैल्यूज को समझने की एबिलिटी हो, उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को वो समझता हो, एक स्ट्रेटजी हो, उसके पास क्लियर विजन हो, उसको लोग फॉलो करते हो, उसके लोगों को अपने साथ मिला के चलने की उसके अंदर एबिलिटी हो। तो ये चंद लीडरशिप की क्वालिटीज है। तो एक कामयाब लीडर जो है वो लीडर एज ए कमांडर भी होता है, लीडर एज ए कंडक्टर भी होता है, लीडर एज ए बिल्डर भी होता है। वो लोगों को एक साथ लेके चलता है, उनकी टीम बिल्ड करता है। लीडर एज ए सुपरवाइजर, एक कोच के तौर पे भी होता है। और इसके अलावा लीडर जो है मोटिवेटर होता है। वो ऐसी बात करता है कि लोग उसकी बात पे अमल करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बात कर रहा है दिल से कर रहा है, इसकी बात सही है, हम इसके ऊपर अमल करें। तो ये क्लाइमेट लीडर जो है ये थर्ड लीडरशिप अलायंस क्रिएट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। और इस कोशिश की वजह से आपके जो लोग हैं वो इस इलाके में एक बहुत बड़े लेवल पे तब्दीली ले आके एक चेंज क्रिएट कर सकें। लीडर एज ए प्रोमोटर एंड स्पोक्स पर्सन भी के तौर पर भी होता है। और लीडर के अंदर एक जो बहुत बड़ी क्वालिटी होती है वो होती है क्राइसिस मैनेजमेंट की, कि वो क्राइसिस को मैनेज कर सके अपनी लीडरशिप की वजह से, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से, अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट ला के, और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। ये तीन चार चीजें करके वो एक बेहतर लीडरशिप मैनेजमेंट जो है वो कर सकता है। जो एक अच्छे और कामयाब लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें ब्राइट माइंडेड होता है, ऑनेस्ट है, एम्बिशियस है, वो इंडिपेंडेंटली काम करना जानता है, वो केयरिंग होता है, उसके अंदर इमेजिनेशन की एबिलिटी होती है, वो कोऑपरेटिव होता है, इंस्पायरिंग होता है, वो उसके अलावा लॉयल्टी होती है, उसमें करेजियस होता है, इंटेलिजेंस होती है, डिटरमिन्ड होता है, मैच्योरिटी का कंपोनेंट उसमें होता है। वो जहाँ डिपेंड करना होता है लोगों के ऊपर वो डिपेंड भी करता है। उसमें स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, फेयर उसके अंदर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर। अपनी प्लानिंग 50 साल पहले कर लेता है। कि अगर लीडरशिप अलायंस अपनी प्लानिंग इस तरीके से कर रहा है कि 50 साल के बाद आने वाले हालात को भी वो समझता है और अपनी कोशिश उस हिसाब से करता है, तो हम कहेंगे कि ये कामयाब लीडरशिप है और एक कामयाब लीडर जो है वो पैदा हो रहे हैं। फिर एक हमने कंपोनेंट रखा हुआ था कोल बेस्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये एक बहुत आसान सा कंपोनेंट है, हर बंदा इसको समझ सकता है। आपका जो कोल पावर प्लांट है थर्मल, इसकी अगर हम मिसाल लें तो उसमें से वो तमाम गैसें निकल रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर रही है और पोल्यूशन को जो है वो इंक्रीज कर रही है।
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके प्लांट से निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर्स है, इसमें जरात निकलते रहते हैं, इसमें मरकरी जो कि बहुत हाईली डेंजरस और पॉइजनस है वो इसमें से निकल रहा है, इसमें से ऐश, राख और स्लैग वगैरह जो है वो इसमें से सारी निकल रही है, और ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में जा रही है। मुझे अभी पता नहीं है, मैंने वहां विजिट नहीं किया, हो सकता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके इन इम्पैक्ट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो वो कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन ऐसे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में इस लेवल पे काम हो कि जी सारी ग्रीन हाउस गैसेस को वो निकलने से वो रोक लें। अगर वो लोग इसको निकलने से नहीं रोक रहे हैं तो यूं समझ लें कि आपके पूरे थर के लिए एक तबाही का सामान तैयार हो। और आप इस वक्त एज ए क्लाइमेट लीडर या आपकी एक क्लाइमेट लीडरशिप की जो एबिलिटी है वो क्या कर सकती है, वो मेरे ख्याल में यही कर सकती है। आप इनको रोक तो नहीं सकते किसी भी सूरत में। हाँ, अभी हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वो पोटेंशियल इस लेवल पे नहीं है कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को जाके रोकने की कोशिश करें या इनको उस लेवल पे इन्फ्लुएंस करेंगे टोटली अपने आप को ये चेंज कर लें। हाँ, अलबत्ता हम एक चीज हम कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि हम इनको कन्विंस करें कि ऑल योर प्रैक्टिसेस में भी एनवायरमेंट फ्रेंडली, कि आप जितनी कोशिशें हैं, जितने अवामिल हैं इस कोल पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो एनवायरमेंटल कंपैटिबल होने चाहिए, वो पोल्यूशन को मैनेज कर सकते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जितना ये एशेज और धुआं और ये गैसेस निकल रही हैं, इनको जो है वो कंट्रोल करके मैनेज किया जा सकता है। अगर वो इसको मैनेज कर लेंगे तो फिर जो है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये तबाही का सामान जो है वो यहाँ पे इस इलाके में पैदा हो रहा है। एक चीज है कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऐसे वॉलंटरी एक्शन है जो कंपनीज के ऊपर लाजिम होते हैं कि जी वो अपने कंपनी का जितना प्रॉफिट वो ले रहे हैं उस प्रॉफिट को उस कम्युनिटी के सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर कोल पावर प्लांट या थर्ड पावर प्लांट या और पूरे मुल्क में हमारी जो इंडस्ट्री है जो एमिशंस निकाल रही है, कार्बन की एमिशन निकाल रही है, तो इसका कम्युनिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इनके लिए एक जरूरी है कि अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो निकाल के कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर इस्तेमाल करें। वहाँ स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, और वहाँ पे लोगों को साफ पानी पीने के जराए मुहैया करें। वहाँ की अगर क्लाइमेट खराब हो रही है तो हमें जंगलात लगाएं, दरख्त लगाने की कोशिश करें, विमेन को इन एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व करें, फिलैंथ्रोपी की एक्टिविटी जो है वो इस्तेमाल करें। इस तरह की चीजें जो है अगर वो प्रमोट करते हैं किसी इलाके में तो हम कह सकते हैं कि ये उनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक लेवल पे लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, और इसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देते हैं। मेरे ख्याल में जो कोल पावर प्लांट है ये CSR कर रहा होगा वहां पे काफी हद तक, अगर नहीं कर रहा या कम लेवल पे कर रहा है जितना उसको करना चाहिए उससे कम लेवल पे कर रहा है, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ लीडरशिप, कि वो वहां पे जाएं, अपनी आवाज रेज करें, उन लोगों को कहें, उनकी मैनेजमेंट से बात करें कि जी हमारा एनवायरनमेंट जो खराब हो रहा है, आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपने प्रॉफिट का या अपने प्रोजेक्ट का जो बजट है उसका एक पोर्शन कम से कम 2% जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं करते तो यू विल हैव टू वर्क प्रोएक्टिवली, अपनी आवाज को रेज करना पड़ेगा। जो लोग खामोश रहते हैं, जो लोग बुराई को देख कर खामोश हो जाते हैं, वो बुराई बुराई में बराबर के शरीक होते हैं। तो इसलिए हमें हर शख्स को, हर इंडिविजुअल को अपने लेवल पे ये कोशिश करनी चाहिए कि इन तमाम चीजों को रोकने के लिए हम अपनी आवाज जो है वो बुलंद करें। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम वहां पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मैंने कुछ तेजी से किया है, इसमें कुछ और चीजें थी वो फिलहाल हम नहीं करते, किसी और दिन आपके साथ करेंगे। तो इसमें अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपके यूथ के कुछ क्वेश्चन है, कोई आप अपने इनपुट देना चाहते हैं या कुछ सवाल करना चाहते हैं या कोई तजावीज़ है आपकी, तो वो यहाँ पे हमारे सामने रखें तो हम उसको डिस्कस करें। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर, कुछ क्वेश्चंस थे जो फॉर्म्स फिल किए थे, तो तब कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं नोट किए हैं, तो मैं आपके साथ जो है वो बारी बारी शुरू कर। अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम प्रैक्टिकल वेज that communities can increase their resilience to economic shocks and disruptions? जी, इसमें हमने जो लोकल लाइवलीहुड्स प्रोटेक्शन की बात की है,
उसमें ये है, सबसे पहले जो उन्हें काम करना है वो अपने जो लाइवलीहुड के सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करना है। मसलन आपने देखा होगा कि एक इलाके में अगर लोग कोई एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर ही किए जा रहे हैं। अच्छा, वो एग्रीकल्चर को की वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर में जो और बहुत सी बाई प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनको रिफाइन नहीं कर रहा, उससे और प्रोडक्ट्स नहीं निकाल रहा, या इसके अलावा उसमें हनी बी फार्मिंग उसको वो नहीं कर रहे। उसके अलावा जो है वो प्लांटेशन वहां पे नहीं कर रहे, एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, उसमें से उनको लकड़ी भी मिल सकती है, एनवायरनमेंट भी उनका प्रोटेक्ट हो सकता है और रोजगार के जरिए भी मिल सकते हैं। मैंने पिछली दफा एक ट्रेनिंग करवाई थी हैदराबाद में, सिंध में। मैंने कम्युनिटी से पूछा कि आपकी लाइवलीहुड जो है वो कितनी किस्म की है, तो उन्होंने बताया जी कितनी किस्म की क्या है, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास जराए हैं, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम तो वो शुरू से यही कर रहे हैं कि मछली मार रहे हैं, मछली मार के बेच रहे हैं और अल्लाह खैर सलाम। तो मैंने कहा अगर एक बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में समुद्रों में जो प्लास्टिक है वो ज्यादा हो जाएगा, मछली कम हो जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? वो कहने लगा जी फिर तो अल्लाह को मंजूर का वही चीज होगी। तो ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर अपने लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई करने की एबिलिटी नहीं थी। वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए उनको और लाइवलीहुड के जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि जी आपके हर एक के पास मोबाइल है तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू करें। कुछ लोग जो है वो घर में मोमबत्तियां बनाए, वो ये कर सकते हैं। औरतें जो है वो बैंगल्स और चूड़ियां जो है वो बनाने के ऊपर अपना काम जो है वो शुरू करें। और इस तरीके से कुछ लोग जूते बनाने का काम करें, जो घरों में इंडस्ट्री जो है वो लग सकती है। कुछ लोग जो है वो छोटी छोटी लूम्स जो है वो लगाए वहां पे, वो लूम्स लगा के जो है वो अपनी लाइवलीहुड्स को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो ये अगर डाइवर्सिफाई करते जाएंगे इस तरह की चीजें तो वो अपनी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट कर लेंगे। और जब क्राइसिस कोई आ जाता है कि एक एक लाइवलीहुड अगर जाय हो जाती है तो बाकी लाइवलीहुड जो है उनकी तरफ पहुंच के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर रेजिलियंस जो है वो आ सकती है। जी, Exactly. Thank you so much. Sir, next ये तो question. क्वेश्चन। जी sir. Next question है कि how can we encourage private sector investment that supports community livelihoods and contribute to sustainable development goals? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसमें CSR में आपको इसका जवाब भी मिल जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी ज्यादातर इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लगी हुई है। और इसी तरीके से जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ तो गवर्नमेंट के पास है लेकिन बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर भी उसको कर रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में जो CSOs हैं, NGOs हैं और CBOs हैं वो भी उसको कर रही है। तो इन लोगों को जो है, इन इदारों को इन्वॉल्व किया जाए अपने अपने एक्टिविटीज के दरमियान, इनको इनवाइट किया जाए, उनको पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी लाइवलीहुड प्रोटेक्ट हो सकती है और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें, ये आप लोगों की एक फोर साइटेडनेस है कि आपने मुझे आइडेंटिफाई किया कि एक जगह पे मुझे आपके कुछ लोगों ने देखा खानपुर डैम पे, उन्होंने कहा कि जी क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम बेनिफिट लें, इनको अपने साथ इन्वॉल्व करें किसी एक्टिविटी में। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया तो मुझे आप लोगों के बारे में मालूमात मिल गई। अब मैं हर जगह पे थर्ड लीडरशिप अलायंस का लफ्ज जो है वो बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा कि जी उस इलाके में एक लीडरशिप अलायंस बना हुआ है, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उस अलायंस को आप जरूर शामिल करें उसमें। तो वो अलायंस आपके साथ शामिल होगा। इसके अलावा जो आपके इलाके में इंडस्ट्री लगी हुई है, अगर आपके इलाके में इंडस्ट्री नहीं भी लगी हुई दूसरे इलाकों में, तो आपके जो अलायंस के मेंबर्स हैं वो उस इंडस्ट्री के हेड्स को, उनकी मैनेजमेंट को अप्रोच करें। थ्रू मीडिया भी कर सकते हैं, डायरेक्ट उनको लेटर भी लिख सकते हैं, उनको वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी उनको भेज सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी उनको अप्रोच कर सकते हैं कि जी हम फला इलाके में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप लोग अपने एक्टिविटीज की बुनियाद पे, इंडस्ट्री की बुनियाद पे या अपने मेगा प्रोजेक्ट की बुनियाद पे बहुत से रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं, लिहाजा आप अपने रेवेन्यूज का कम से कम 102% जो पोर्शन है वो एलोकेट करें हमारी लीडरशिप अलायंस को, ताकि हम लोग कम्युनिटी को साथ मिला के काम कर सकें। और इस तरीके से जो है वो आपके इलाके में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग या आपके अलायंस के कुछ लोग आज ही बैठ के 10-15 इंडस्ट्रीज को अप्रोच करें, उनको लेटर लिखें या उनको वीडियो मैसेज भेजें या उनको ऑडियो मैसेज भेजें, किसी भी तरीके से उनको अप्रोच करें
तो उनका जवाब आपको जरूर आएगा। वो आपसे पूछेंगे कि जी हम आपके लिए क्या फिर हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं साउंड लेवल पे, तो वो आप उनको अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। अब इसी तरह मेरे जहन में भी आ चुका हुआ है कि मैं जब भी सिंध में निकलूंगा काम के लिए, तो आप लोग मेरे जहन पे होंगे और मैं कहूंगा जी ये लोग काम कर रहे हैं, तो मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसका कुछ ना कुछ फाइनेंस का पोर्शन जो है इनको मैं एलोकेट करूँ या इनको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करूँ। इस तरीके से जो है आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके अपने इलाके में एक बहुत बड़ी चेंज क्रिएट कर सकते हैं। जी। Sure, thank you. Sir, next question है, what strategies have been successful in improving What? access to financial services and credit for marginalized communities, and how can we scale up these efforts? Can you repeat your question? Yes, sir, sure. What strategies have been successful in improving access to financial services and credit for marginalized communities, and how can we scale up these efforts? देखिए इसमें जो जहाँ तक यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस या फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट, फाइनेंस Yes, फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट। तो इसमें ये हर एक के लिए एक बड़ा अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, हर एक के लिए बड़ी चीज है कि जी पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा ताकि हम कुछ जो एक्टिविटी कर सकें। फाइनेंस के 3-4 सोर्सेज हैं। एक तो ये है कि आप प्रोजेक्ट छोटे छोटे डेवलप करें, वो डोनर को सबमिट करें, वो इंडस्ट्री को सबमिट करें, वो इंडस्ट्री को आप CSR के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। डोनर को जो ओपन कॉल्स ऑफ प्रोजेक्ट होती है उनको सबमिट करें। एक तो फाइनेंस का आपके पास वो सोर्स होगा। दूसरा होगा कि आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि आप बहुत सी ऐसी NGOs हैं, ऐसे इदारे हैं जो कम्युनिटीज को क्रेडिट भी देते हैं, कुछ मार्कअप पे और कुछ बगैर मार्कअप पे। एक तो अखवत वाले भी हैं, अखवत एक NGO बहुत बड़ी। मेरा तो उनके साथ इतनी ज्यादा रब्ता नहीं है, लेकिन कभी कभार रब्ता हो जाता है। लेकिन जो मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम करें। उनसे भी आप छोटे छोटे लोन दे सकते हैं, उनके साथ आप रब्ता करें, उनको लेटर लिखें। अमजद साहब हैं उनके मेरे ख्याल में CEO, तो अमजद साकिब साहब, उनसे आप रब्ता करें, उनको लेटर लिखें, उनको कहें कि हमारे पास ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, इनके लिए हमें फाइनेंस चाहिए, अगर आप हमें क्रेडिट पे आप हमें दे देंगे, यानी बगैर मार्कअप के क्रेडिट पे, वो देती भी बगैर बगैर मार्कअप के क्रेडिट पे, तो वो लेके आप इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो आप चला सकते हैं। इसके ग्रेट अलावा सर। अपनी लास्ट मीटिंग में मैंने कुछ NGOs के नाम बताए थे, बड़ी बड़ी NGOs के, और जो क्लाइमेट लीडरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, उनको बताएं। उसका तरीका यह है कि बार बार आप लेटर लिखें, लेकिन पहले आपके पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी को कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो कहेगा मैं आपको क्यों पैसे दूं, किस पर्पज के लिए दूं, क्या चीज आपके पास है, आप क्या करेंगे। तो आपका उस चीज का जवाब होना चाहिए कि मैं ट्री प्लांटेशन करूंगा, या ये मैं पोल्यूशन मैनेजमेंट करूंगा, या ये मैं मेरे इलाके में जो है लाइवलीहुड्स की अपॉर्चुनिटीज कम है, मैं कुछ लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग की कुछ शॉप्स लगा के दूंगा, कुछ लोगों को जो है मैं छोटी छोटी लूम्स लगा के दूंगा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगी। तो उस तरह के आपके पास पहले से प्रोजेक्ट बने हुए हैं। फिर उनको जिस भी डोनर को आप सबमिट करें उस हिसाब से उसका नाम चेंज करके उसको जो आप सबमिट करते जाएं, और जरूर आपको जो है इस बारे में कुछ ना कुछ फाइनेंस मिलता जाएगा। और ये स्ट्रेटेजी जो है मेरे ख्याल में बहुत अच्छी काम करेगी। इसके अलावा जो है कुछ NGOs भी हैं जो क्रेडिट देती हैं कम्युनिटीज को, उसमें आप कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करें और छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपके जहन में हों वो उनको बताएं, और उसके ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट में पढ़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्रेडिट लेना कोई इतना अच्छी बात भी नहीं है कि आपको फिर अल्टीमेटली कुछ उसका पोर्शन वापस भी करना पड़ सकता है। उनकी जो कुछ कंडीशन ऐसे भी होती है। तो आप जो भी काम करें वो ऐसा काम हो कि उसके जो गेन्स हैं वो बहुत ज्यादा पायदार हो, सस्टेनेबल हो, और उसमें नुकसान का जो अंदेशा हो वो कम से कम। जी। सर ऐसा हमारे पास 6 मिनट रह गए, टाइम कम है। हमारे एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, राकेश कुमार, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। माइक ओपन जी। करना। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो जहाँ पे कोल निकल रहा है वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर निकल रहा है उसको वो कहाँ पे डंप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा हुआ है थरपारकर में, तो वो उसको जो खेत हैं लोगों के वहाँ पे उसको छोड़ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसकी? देखिए ये बहुत सर बड़ी फ्यूचर। इंतहाई, अगर जो बात आप कह रहे हैं अगर ऐसे है तो इंतहाई गलत बात है, और इससे
आपकी पूरी सारी स्ट्रक्चर भी चेंज होगी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होगी इसमें, और जो आपकी फूड सिस्टम है वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा। फूड सिस्टम के पोल्यूटेड होने का मतलब ये है कि आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो रही होगी। इसके लिए ये है कि उनके पास बायो रिमेडिएशन का कोई प्लान होना चाहिए जो वो कर रहे हो। अगर वो नहीं कर रहे तो आप उनको फोर्स करें, उनको इंसिस्ट करें कि आपका पानी को साफ करने का प्लान होना चाहिए। ऐसे अगर आप छोड़ते जाएंगे वो तो सारा इलाका खराब हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजीज बायो रेमेडिएशन के अलावा भी और बहुत सी आ चुकी हुई है, जैसे पानी को जो है वो साफ किया जा सकता है, गंदे पानी को। अगर कोस्टल एरियाज में जो सी वाटर है उसको साफ कर रहे हैं, अगर रबल डैम पे या सिमली डैम पे जो पानी आ रहा है डैम का उनको साफ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो यहाँ इनके पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ह्यूज प्रोजेक्ट है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मजीद आपको काम करना पड़ेगा। आप इनको अप्रोच करें, उनको कहें कि जी ये आप जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको, इस पानी को जो है साफ करके छोड़ें, ऐसे नहीं छोड़ें। Thankful to you, sir, for your valuable time, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz.